Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn about molecular biology. आज से हम अपनी न्यू यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मोलिकुलर बायोलॉजी. मोलिकुलर बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे. येस आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए सॉरी, बट अब से हम कंटिन्यू करेंगे. एक भी दिन का आपका गैप नहीं जाएगा अब, ठीक है. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पर बेस्ड जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे. क्लियर. चलो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा इंट्रो दे देती हूँ मैं आपको कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है. हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, बट हमें पता भी तो होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं. ठीक है. तो देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वो फील्ड है जिसमें हम सेलुलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सेलुलर मॉलिक्यूल्स मतलब जो सेल के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सब चीज़ों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. उनके कॉम्पोजिशन की स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं. ठीक है. उनके इंटरैक्शंस, वो किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं. और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, हमारी सेल को मेंटेन करने के लिए भी और हमारी सेल के फंक्शन के लिए भी. ठीक है, समझ आ गया. देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ the composition, structure and interaction of the cellular molecules such as nucleic acid and proteins that carry out biological process essential for the cell's function and maintenance. वही जो मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम सेलुलर मॉलिक्यूल्स के कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और उनके इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं. ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है. और साथ ही साथ हमारी सेल को मेंटेन रखने में भी हेल्प करते हैं. मेन चीज़ जो आती है वो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टार्टिंग होती है डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड से. ठीक है. सबसे पहले डीएनए, आरएनए या फिर मैं न्यूक्लिक एसिड बोलूँ तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आया, कैसे पता चला कि जो न्यूक्लिक एसिड है वही क्या है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं आगे आने वाली जनरेशन्स में. ठीक है. तो स्टार्टिंग तो हमारी वहीं से होती है कि सबसे पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ से आए, और न्यूक्लिक एसिड ही आगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. उस चीज़ के भी एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे. तो हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो ही जेनेटिक मटेरियल है जो आगे इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, जनरेशन्स में, फर्दर आगे आने वाली जनरेशन्स में ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. तो वहाँ से उस चीज़ को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रो दूंगी. सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए. ये सब हम 12th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़, बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ ताकि आप जब आगे पढ़ें तो आपको कोई डाउट ना हो. ठीक है. आज का वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है. इसके बाद हम इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद हम अपने मेन जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझ के चलना है. कुछ चीज़ें मैं आपको अभी बता रही हूँ, फिर आगे धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको जो पुराने कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स होंगे टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपको आगे साथ साथ बताती चलूँगी. ठीक. चलो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं. ठीक है. द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू न्यू सेल्स इज accomplished थ्रू द यूज़ ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड सबको पता है, डीएनए और आरएनए को ही न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड्स क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को आगे आने वाली जनरेशन्स में ट्रांसफ़र करते हैं. क्लियर. न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से, आरएनए एंड डीएनए. सबको पता है, ये बेसिक सी चीज़ है. ठीक है. आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जो साइटोप्लाज्म में मिलता है लिविंग सेल्स की. ठीक है. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. कहाँ पे पाया जाता है आरएनए, साइटोप्लाज्म में. सेकंड है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. इसमें
आपको आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी पता होती है, ठीक है। तो बेसिक सा है, इसको याद रखना। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल्स की न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स। डीएनए और आरएनए क्या है? पॉलीमर्स हैं जो रिपीटेड सब यूनिट्स की बनी हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। डीएनए और आरएनए पॉलीमर्स हैं जो रिपीटिंग सब यूनिट्स की बनी हैं, जैसे ये सब यूनिट होगी, कोई ये सब यूनिट हो गई, ये सब यूनिट हो गई, ये सब यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये डीएनए और आरएनए इन्हीं पॉलीमर चेन्स से बने हैं, और इसी चेन को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं पॉलीमर को जब हम एक चेन में कर देते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। क्लियर? और यही न्यूक्लियोटाइड्स, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं और एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। फिलहाल अभी न्यूक्लियोटाइड समझो। डीएनए और आरएनए रिपीटिंग सब यूनिट्स से बने होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। किससे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सॉरी, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जो किसके बने होते हैं? 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं। हमारे जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं। अ हेट्रोसाइक्लिक बेस, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हेट्रोसाइक्लिक बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये तो सबको पता होगा। एक बार फिर से देख लो, डीएनए और आरएनए वो पॉलीमर्स हैं जो सब यूनिट्स, रिपीटिंग सब यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? जिन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक लीनियर चेन में, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक लीनियर चेन में अरेंज हो जाते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? ओके, चलो देखो आगे। देखो, न्यूक्लिक एसिड्स किससे मिलकर बने हैं? न्यूक्लियोटाइड्स से। किससे मिलकर बने हैं न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लियोटाइड्स से। न्यूक्लियोटाइड्स किस किस से मिलकर बने हैं? देखो, पिरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। मैंने बताया था 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। अब एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। देखो, न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? हेट्रोसाइक्लिक बेस। सबसे पहले एक हेट्रोसाइक्लिक बेस होता है, अ रिंग दैट कंटेन एलिमेंट अदर देन कार्बन इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग किसे बोलते हैं? वो रिंग जिसमें कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। The bases found in RNA and DNA contains 2 types of heterocyclic rings. RNA और DNA के जो बेसिस होते हैं उसमें 2 टाइप्स की हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स पाई जाती हैं, दैट इज़ पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स, ठीक है। ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। ओके, पायरिमिडीन बेसिस कौन कौन से होते हैं? यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन, ठीक है। पायरिमिडीन के बेसिस कौन कौन से होते हैं? यूरेसिल, थाइमीन और साइटोसिन। प्यूरिन के बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। क्लियर? डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में थाइमीन की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। क्लियर? डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं, और आरएनए में थाइमीन की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब देखो, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है और थाइमीन सिर्फ डीएनए में। ये मैंने अभी आपको बता दिया। ये स्ट्रक्चर किसकी है? यूरेसिल की है। दिस इज़ थाइमीन स्ट्रक्चर और दिस इज़ साइटोसिन स्ट्रक्चर।
You can draw it if you want to. This is the structure of adenine and this is the structure of guanine. ठीक, ओके, हमने हेट्रोसाइक्लिक बेस पढ़ लिया. अब हम देखते हैं शुगर्स और फॉस्फेट ग्रुप. इन RNA the sugar component is D-ribose and in DNA the sugar is deoxyribose. RNA में जो शुगर कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? राइबोज, डी राइबोज शुगर होता है, और DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है. ठीक है, ये तो DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसी से पता चल रहा है उसमें कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है. और RNA में राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर प्रेजेंट है. ठीक है, बोथ शुगर्स आर बी एनोमेरिक फॉर्म. दोनों ही शुगर बीटा एनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी राइबोज. ये शुगर किस में पाई जाती है? RNA में. ठीक है, ये उसकी स्ट्रक्चर है. और बीटा डी डीऑक्सीराइबोज ये किस में, ये वाली शुगर किस में पाई जाती है? DNA में. क्लियर? और ये दोनों कैसी है? बीटा एनोमेरिक फॉर्म में है. शुगर्स का देख लिया हमने. अब आते हैं फॉस्फेट पे. द फॉस्फेट ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड इज डेराइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड. जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स में वो कहाँ से आता है? फॉस्फोरिक एसिड से आता है, H3PO4. क्लियर? एंड एट फिजियोलॉजिकल pH पे वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इट मीन्स दिस फॉर्म में वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. ओके, देखो न्यूक्लिक एसिड्स किससे मिलकर बने हैं? न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने हैं. न्यूक्लियोटाइड्स में भी 3 कंपोनेंट्स आते हैं. कौन कौन से? पिरामिडिन्स और प्यूरिन्स, शुगर और फॉस्फेट. क्लियर? प्यूरिन बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन. पिरामिडिन बेसिस कौन कौन से होते हैं? थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. क्लियर? DNA में थाइमीन प्रेजेंट होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन. और RNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और थाइमीन की जगह पर RNA में क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है. क्लियर? शुगर्स की बात करते हैं अब. तो शुगर्स 2 टाइप की शुगर्स प्रेजेंट होती हैं. एक डी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है RNA में, और डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है किस में? DNA में. क्लियर? फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास कहाँ से आता है? फॉस्फोरिक एसिड से हमें फॉस्फेट ग्रुप मिलता है जिसका फॉर्मूला है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का. क्लियर? और फिजियोलॉजिकल pH पर ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्लियर? ये थी एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था यहाँ तक आपका. इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, शुगर्स, फॉस्फेट ग्रुप, ये मैंने बता दिया. और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पिरामिडिन्स और प्यूरिन्स के वो याद रखने होते हैं कि RNA में क्या प्रेजेंट है, DNA में क्या प्रेजेंट है. ठीक है? और DNA और RNA सेल में कहाँ पर पाया जाता है, उसकी लोकेशन क्या है? RNA कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में. DNA कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में. क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसी को लेकर. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि DNA और RNA या फिर न्यूक्लिक एसिड्स ही हैं जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे आने वाली जनरेशन्स में ट्रांसफ़र करते हैं. उस पे बेस्ड भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, थ्योरीज़ फेल हुई, थ्योरीज़ एक्सेप्ट हुई, वो सब हम पढ़ेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज़. So stay tuned. Thanks for watching. If you like my video then please do subscribe to my channel. तब तक के लिए बाय बाय.